किसी जाति को ऊंची बताते हैं, किसी जाति को नीची बताते हैं, उनसे हमारा विरोध है और वो बुरा मानते हैं तो माने, हम 100 बार इसका विरोध करेंगे। कोई जाति ऊंची जाति या कोई जाति नीची जाति नहीं होती। इन्होंने झूठी कहानियां गढ़ के प्रश्नों के काल्पनिक उत्तर दे देकर, हमने पूछा भाई बारिश कैसे होती है, बोले मैं बताता हूं। एक इंद्र देवता है, वो बादलों को आदेश देते हैं कि जाओ बारिश करके आओ। कि भाई भूकंप कैसे आते हैं, बोले वो गाय के सींग पे धरती रखी हुई है, जब गाय का सींग दुखने लगता है वो सींग बदलती है तो भूकंप आ जाता है। और एक मूर्ख तो और भी भयंकर बात कह रहा है, एक मूर्ख जो अपने आप को जगत गुरु कहता है, ये बहनें बैठी हैं मेरी लेकिन बताना जरूरी है। वो कह रहा है स्त्री के स्तनों में इतना भार होता है कि अगर स्त्री के स्तन जमीन पर झुक जाए नहीं तो जमीन सहन नहीं कर पाती और तब भूकंप आता है। इन मूर्खों को ये तक नहीं पता चला कि गंगा कहां से निकलती है। इन्होंने इतना प्रयास नहीं किया कि गंगा के किनारे किनारे चले जाते, गंगोत्री तक जाके देख लेते भैया कहां से निकलती है। बोले जी ये ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, फिर शिव जी की जटाओं में आती है और फिर शिव जी एक लट खोल देते हैं और गंगा बह जाती है। गंगा से बात भी करवाते हैं, गंगा को मतलब क्या बताओ। रामचरितमानस कहती है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगुण ज्ञान प्रवीण, और कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये शूद्र तो कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो, स्त्री कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और हम पैसे खर्च करके उधार लेके कर्जा करके और पंडित जी के लिए खीर बना के और माइक लगा के इनके चौपाइयों को अपने घर में गवा रहे हैं जो हमें गाली दे रही है। और मुझे कई जगह आलोचना सहनी पड़ी है, लेकिन मैं जो कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है, उसकी सबको पहचान है कौन ब्राह्मण है। कोई फर्जी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूं। क्षत्रिय जाति भी है, वर्ण भी है, वैश्य जाति भी है, वर्ण भी है, बाकी जो बचे वो सब शूद्र हैं और 5वां कोई वर्ण ही नहीं था हिंदू व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में। तो किसी गलतफहमी में न रहें, बाकी सब शूद्र हैं। अगर ये शूद्र एक हो गए और इन शूद्रों ने अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू कर दिया, अपने विवेक का प्रयोग शुरू कर दिया, तो जो उनके सिद्धांत चाह रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा। हमें बता रखा है कि कुछ लोग मुंह से पैदा हुए थे, कुछ उदर से पैदा हुए थे, कुछ भुजाओं से पैदा हुए थे, कुछ चरणों से पैदा हुए थे। और अगर हम इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं या नहीं है? बताओ, आप हाथ उठा के बताओ, हम मूर्ख हैं या नहीं? तो क्या हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए? सारे मनुष्य एक ही तरीके से पैदा होते हैं। अब वो अलग बात है कि आज देश में एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी भी है, लेकिन बाकी तो हम सब एक तरीके से पैदा हुए हैं। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पे हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। हम जिस दिन विवेक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और हम इनकी काल्पनिक झूठी कहानियों का खंडन करना शुरू कर देंगे और उनकी समीक्षा शुरू कर देंगे, उस दिन से सामाजिक एकता और आर्थिक बराबरी प्राप्त हो जाएगी। हमें बांटा गया है, षड्यंत्र पूर्वक बांटा गया है, साजिशों बांटा गया है। ये जो वर्ण विभाजन है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जाति व्यवस्था है, ये कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, ये कोई कुदरती व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था नहीं है, ये मानव निर्मित व्यवस्था है। और ये कुछ धूर्त लोगों ने, उन्हें मैं विद्वान नहीं कहूंगा, विद्वान तो वो है ही नहीं, कुछ धूर्त लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए, बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए, पीडीए समाज को गुलाम बनाने के लिए वो काल्पनिक कहानियां और काल्पनिक किताबें लिख के काल्पनिक व्यवस्था हमें बना दी है और हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग न करके उस व्यवस्था को ढोते जा रहे हैं। जब इन लोगों ने व्यवस्था शुरू की होगी तो इन्होंने सोचा, पहले इन्होंने वर्ण विभाजन कर दिया कि हमारा काम बुद्धि का काम रहेगा, पढ़ने लिखने का काम हम करेंगे, किताबों में क्या लिखा हुआ हम बताएंगे, लिखेंगे भी हम, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे ये तलवार चलाएंगे, इनका काम शासन करने का रहेगा। तीसरे ये धन का काम देखेंगे और बाकी श्रम का काम करेंगे। अब जब उन्होंने देखा कि श्रम का काम करने वाले तो बहुत ज्यादा संख्या में है और ये किसी दिन एक हो गए तो तुम्हारी तो व्यवस्था को पलट देंगे, तो इन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, जो खेती करेगा उसकी अलग जाति होगी और जो पशुपालन करेगा उसकी अलग जाति होगी और जो हाथ का दस्तकार होगा उनकी अलग जाति होगी। फिर देखा कि यार ये अब भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी विभाजन किया। फिर बोले जो अन्न की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो फूलों की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो तालाब में सिंगाड़े वगैरह की खेती करेगा उसकी अलग जाति, और जो सब्जियों की खेती करेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह पशुओं को बांटा कि जो ऊंट और घोड़े पालेगा उसकी अलग जाति, जो भैंस और गाय पालेगा उसकी अलग जाति, जो भेड़ बकरी पालेगा उसकी अलग जाति, और जो मुर्गी बकरी और ये पालेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह दस्तकारों को बांटा कि लकड़ी के दस्तकारों की अलग जाति, सोने के दस्तकारों की अलग जाति, लोहे के दस्तकारों की अलग जाति। तो ये
विभाजन किया गया और फिर उनमें भी और जातियां बनाई गई, फिर उनमें गोत्र बनाए गए और हम किसी और के द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को जो हमारे खिलाफ है, जो हमें गुलाम बनाती है, जो हमें कमजोर बनाती है, उसकी रक्षा करने के लिए हम लड़ रहे हैं लोगों से। मैं तो कम से कम मैं रोज झेलता हूं, मैं गुर्जर जाति से आता हूं और हमारी गुर्जर जाति अब इस समय विचार के मामले में बहुत पीछे है। कई अच्छाइयां हैं गुर्जर जाति में, लेकिन विचार के मामले में बहुत पीछे है। जब मैं लिख देता हूं कोई वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, कहीं सोशल मीडिया पे तो सबसे पहले गुर्जर गाली देने आते हैं मुझे, कहते हैं तुम तो राष्ट्रद्रोही हो। इन्हें गुलामी में आनंद आ रहा है और ये हर जाति में हाल है, क्योंकि जो जिन लोगों ने बनाई थी, धूर्त लोगों ने, उन्होंने ऐसी सीढ़ीदार व्यवस्था बनाई, इतने खाने बना दिए कि हर सीढ़ी पे खड़ा आदमी ये देख कर खुश है कि नीचे वाली सीढ़ी पे भी कोई है, मैं इससे तो ऊपर की सीढ़ी पे हूं। ये नहीं देख रहा कि मेरे ऊपर की सीढ़ी पे कौन है, और ये नहीं कह रहा कि इन सीढ़ियों को तोड़ो, हम मैदान में खड़े होंगे सब एक बराबर में खड़े होंगे। ये सीढ़ियां रहेंगी क्यों? तो जो हम लोग, जो हमें गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उसी व्यवस्था में हम उसकी भूलवश या नासमझीवश या अज्ञानतावश उसी की रक्षा करने में लगे हुए और उसी में आनंद ले रहे हैं। जबकि सारा ज्ञान, अगर कुछ अच्छा काम किया है इतिहास में, अगर कोई उल्लेखनीय काम किया है, कोई शानदार काम किया है, कुछ उपलब्धियां हैं, तो वो हमारे नाम पे हैं, उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने देश में कपड़ा बुनना सीखा, कपड़ा बुना, उस कपड़े की शोहरत सुन के अंग्रेज यहां तक आए। हमारे बुजुर्गों ने अन्न पैदा करके इस देश का पेट भरा, हमारे बुजुर्गों ने पशुपालन करके दूध पिलाया इस देश को, हमारे बुजुर्गों ने टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को शानदार खराब खराब के कुर्सी मेज बनाई, फर्नीचर बनाए, हमारे बुजुर्गों ने चमड़े को साथ साथ के उससे जूते बनाए, कपड़े बनाए, कोट बनाए, दूसरी चीजें बनाई, चांदी सोने के आभूषण बनाए। ये सब हमने किया, तुमने क्या किया भैया? तुमने तो झूठी कहानियां लिख रखी हैं कि एक बार देवताओं और राक्षसों ने उसका समुद्र का मंथन किया था और वो पहाड़ को जो नथनी को बना लिया मथनी, और कौन सा नाग था वासुकी नाग को जो नेति बना लिया, और फिर उसमें से विष निकला, अमृत निकला, गाय निकली, घोड़ा निकला, और पता नहीं क्या क्या निकल रहे हैं, उसमें से पेड़ निकला, कल्पवृक्ष है। काल्पनिक कहानी। एक चीज कही जाती है कि इस वर्ण व्यवस्था में, इस जाति व्यवस्था में, कि भाई ज्ञान का काम ब्राह्मण का और राज करने का काम राजपूतों का। मैं ब्राह्मण और राजपूत को कतई विरोधी नहीं हूं, मैं सम्मान करता हूं सब, क्योंकि मैं मानता हूं कोई जाति, कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। किसी जाति को हमें ना बुरा बताना चाहिए, लेकिन जो किसी जाति को ऊंची बताते हैं, किसी जाति को नीची बताते हैं, उनसे हमारा विरोध है, और वो बुरा मानते हो तो माने, हम 100 बार इसका विरोध करेंगे। कोई जाति ऊंची जाति या कोई जाति नीची जाति नहीं होती। जाति और धर्म ऊंचे नीचे नहीं होते, मनुष्य अच्छे या खराब होते हैं। तो मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा कि मुझे उनसे कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, लेकिन मैं उस बात का खंडन कर रहा हूं कि एक वर्ग को या एक जाति को एक काम की जिम्मेदारी आप नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि ज्ञान का सारा काम तो ब्राह्मणों का और राज करने का काम राजपूतों का। इस देश में कोई एक काम मुझे गिनवा दे जो ब्राह्मणों ने किया हो, जो ज्ञान का काम हो। कोई नया आविष्कार किया हो, कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया हो, किसी बीमारी की दवाई बनाई हो, किसी समस्या का निदान किया हो। और राजपूतों के साथ जहां तक बात है, देखिए, जो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो हमारी अपनी सभ्यता थी, वो इतनी शानदार सभ्यता थी, उसकी खुदाई में वो चीजें मिल रही हैं, और उसमें जो लेख मिले हैं उन्हें आज तक ये लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ये इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञान के ठेकेदार हैं कि जो हड़प्पा की खुदाई में ताम्रलेख मिले, जो वहां पे जो लिपि मिली है, उस लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद फिर वैदिक काल के बाद जो पहला साम्राज्य अगर दुनिया में, हमारे देश में, भारत में है, तो नंद साम्राज्य है, जो बड़ा साम्राज्य, मगध का नंद साम्राज्य है। नंद कौन थे? नाई थे, ओबीसी थे, पीडीए थे। महानंद कौन थे? नाई थे। नंद का शासन हटाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर 6-7 पीढ़ी तक मौर्यों का शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक, फिर अशोक के 4-5 बेटे थोड़े थोड़े दिन रहे, फिर उनका पोता वृद्धरथ, वृद्धरथ की हत्या की पुष्यमित्र ने, फिर 200-250 साल ब्राह्मणों का शासन रहा, पुष्यमित्र ब्राह्मण था। उसके बाद आ जाता गुप्त काल। गुप्त काल के बाद जो है ये गुर्जर, पाल और ये जो है राजपूत, सबने जिन्होंने इतिहास पढ़ा, यही तो काल है। इसके बाद बाहर के लोग आने शुरू हो जाते हैं, फिर गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, और ये हैं, और फिर मुगल आ गए 1526 में।
250-300 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेज शासन कर गए, तो राजपूतों का शासन कब रहा? इनके रहे छोटे छोटे 10-20 गांवों के छोटे छोटे राज इधर उधर रहे। तो ये कहना गलत है। दूसरा ये कि इनका काम बुद्धि का है। बुद्धि में कौन सी रिसर्च किया? अगर आज इस माइक पे हम बोल रहे हैं तो क्या इसका आविष्कार भारत में हुआ? क्या इस कमरे में एसी चल रहा है, इसका आविष्कार भारत में हुआ? बिजली का आविष्कार भारत में हुआ? हवाई जहाज में उड़ते हैं, क्या उसका आविष्कार भारत में हुआ? मोबाइल फोन का आविष्कार क्या भारत में हुआ? और तो छोड़ो, ये आजकल जो यूज करते हैं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ये सब का यूज करते हैं हम, यूट्यूब, कोई आविष्कार भारत में हुआ? वो अलग बात है कि पूरे दिन भारत ही लगा रहता है उसमें, लेकिन आविष्कार तो बाहर हुए। क्यों हुए बाहर? इन्होंने हमारी बुद्धि खुलना ही नहीं दी। इन्होंने झूठी कहानियां गढ़ गढ़ के, प्रश्नों के काल्पनिक उत्तर दे दे के, हमने पूछा भाई बारिश कैसे होती है? बोले मैं बताता हूं, एक इंद्र देवता है, वो बादलों को आदेश देते हैं कि जाओ बारिश करके आओ। कि भाई भूकंप कैसे आते हैं? बोले वो गाय के सींग पे धरती रखी हुई है, जब गाय का सींग दुखने लगता है, वो सींग बदलती है तो भूकंप आ जाता है। और एक मूर्ख तो और भी भयंकर बात कह रहा है। एक मूर्ख जो अपने आप को जगत गुरु कहता है, ये बहनें बैठी है मेरी, लेकिन बताना जरूरी है। वो कह रहा है स्त्री के स्तनों में इतना भार होता है कि अगर स्त्री के स्तन जमीन पर झुक जाए नहीं तो जमीन सहन नहीं कर पाती, और तब भूकंप आता है। ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे है, अभी ताजी है। ऐसी ऐसी काल्पनिक कहानियां हमें बता रखी है। हमने कहा भैया ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पड़ते हैं? क्या जी वो राहु केतु जो सूर्य को नाराज हो जाते हैं और वो ग्रस लेते हैं, और उस टाइम पर बस मंत्र बोले करो और दान दिए करो। और तो छोड़ो, ये तो लंबी बातें थी, चलो थोड़े दूर की बातें थी। इन मूर्खों को ये तक नहीं पता चला कि गंगा कहां से निकलती है। इन्होंने इतना प्रयास नहीं किया कि गंगा के किनारे किनारे चले जाते, गंगोत्री तक जाके देख लेते भैया कहां से निकलती है। बोले जी ये ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, फिर शिव जी की जटाओं में आती है, और फिर शिव जी एक लट खोल देते हैं और गंगा बह जाती है। गंगा से बात भी करवाते हैं। गंगा को मतलब क्या बताऊं मैं? उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर अपने परिवार से कह सकता हूं कि हमारा परिवार इन मूर्खतापूर्ण बातों में क्यों विश्वास करता है, इन मूर्खतापूर्ण बातों का खंडन क्यों नहीं करता। तो आदरणीय मुकेश सिद्धार्थ जी, आपका सवाल है कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी कब हो? सामाजिक और आर्थिक बराबरी जब, जिस दिन हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। हमारे देश में हर साल चेचक का प्रकोप होता था, लाखों लोग मर जाते थे। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि कोई इसका देख लें कि इसकी कोई दवाई खोज लें। लोगों को बहकाते रहे कि माता है, माता की पूजा करो और डॉक्टर के पास मत जाना, नहीं तो माता भड़क जाएगी। और बोले वो चावल और वो बनाते थे, और चावल करमवीर जी क्या बना रहे, चावल के ऊपर बूढ़ा है, और उन्हें खा के चले जा रहे हैं, कह रहे हैं अब माता का प्रकोप शांत हो जाएगा। वो अमेरिका में डॉक्टर जैनन ने इसका टीका खोज दिया, पूरे दुनिया से माता ही खत्म कर दी। आज इनाम है कोई दुनिया में चेचक ढूंढ के दिखा दे। पोलियो को खत्म कर दिया डॉक्टरों ने। पोलियो ग्रस्त बच्चे होते थे, कहते थे ये ग्रहण में खड़ी रहे, ये ग्रहण में चारपाई पे लेट गई होगी महिला। ग्रहण पड़ते हैं तो आज भी हमारे समाज में इतने मूर्ख लोग हैं, गर्भवती स्त्रियों को खड़ा रखते हैं 2-2 घंटे कि खड़ी हो जाओ, ग्रहण पड़ रहा है। तो जब तक इन मूर्खताओं से हम नहीं निकलेंगे, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, और जिन किताबों में हमारे खिलाफ बातें लिखी हुई हैं, हमारे लिए गाली लिखी हुई हैं, हम उन्हें पूज रहे हैं। रामचरितमानस कहती है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगुण ज्ञान प्रवीण, और कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशुमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये शूद्र तो कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो, स्त्री कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। और हम पैसे खर्च करके, उधार लेके, कर्जा करके, और पंडित जी के लिए खीर बना के और माइक लगा के इनके चौपाइयों को अपने घर में गवा रहे हैं, जो हमें गाली दे रही हैं, जो हमारी गुलामी का प्रबंध कर रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी किताब का भी, एक बहन बोल रही थी मुझसे पहले, वो कह रही थी कि इस किताब को जलाना नहीं चाहिए, कह रही थी, मैं भी सहमत हूं इस बात से, किसी को जलाना फाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उनसे सीख लो कि इनका षड्यंत्र क्या है। इस षड्यंत्र को ऐसा ही दूर किया जा सकता है कि जो हमें वर्ण के बाद पैसे के आधार पर हजारों जातियों में बांटा गया है, उन सबको एक कर दो। लोहिया जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नारा था कि जाति तोड़ो जमात जोड़ो, समाज को जोड़ो। इन जातियों को तोड़ के हमें एक वर्ग बनना होगा, एक ग्रुप बनना होगा, एक समूह बनना होगा। और मुझे कई जगह आलोचना सहनी पड़ी है, लेकिन मैं जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है, उसकी सबको पहचान है कौन ब्राह्मण है। कोई फर्जी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूं। क्षत्रिय जाति भी है, वर्ण भी है,
वैश्य जाति भी है, वर्ण भी है, बाकी जो बचे वो सब शूद्र हैं, और पांचवा कोई वर्ण ही नहीं था हिंदू व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में। तो किसी गलतफहमी में न रहें, बाकी सब शूद्र हैं। अगर ये शूद्र एक हो गए और इन शूद्रों ने अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू कर दिया, अपने विवेक का प्रयोग शुरू कर दिया, तो जो मुकेश सिद्धार्थ चाह रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।